तो आप सभी माननीय लोग, अतिथिजन, आज हम आप सभी के समक्ष राजभवन के 127वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री दीपक बिष्ट जी द्वारा संपन्न किया जाता था। आज उनके आकस्मिक निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी द्वारा यह पुनः इसको एक विधिवत रूप देने का प्रयास किया जा रहा है श्रीमती शालिनी मैम के द्वारा। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी जी, जो एचओडी हैं पत्रकारिता जनसंचार विभाग, कुमाऊं यूनिवर्सिटी डीएसबी कैंपस से। हमारे विशिष्ट अतिथि केसी सुयाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं सादर आभार और उनका स्वागत करना चाहूँगी। हमारे विद्यालय की कुछ बच्चों द्वारा एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा इस संक्षिप्त कार्यक्रम में। तो बच्चे आ जाएंगे स्वागत गीत के लिए। अपने भावों को आपको पर्यावरण से जोड़ते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। मैं भारतीय शहीद सैनिक में संगीत अध्यापिका हूँ और यह मेरे द्वारा ही रचित ये गीत है और इसे स्वरबद्ध भी मेरे द्वारा ही किया गया है। ये बच्चे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पर्यावरण गीत। बिंजल पंछी यूं ही तड़पा करेंगे, किया दोहन हमने धरा का। बिंजल पंछी यूं ही तड़पा करेंगे, बड़ा ही जा रहा है ताप भूखा, नतीजा ग्लेशियर पिघला करेंगे। बड़ा ही जा रहा है ताप भूखा, नतीजा ग्लेशियर पिघला करेंगे। कहाँ से मेघ फिर वर्षा करेंगे, जो हम गुलशन को यूं बर्बाद करेंगे। कहाँ से मेघ फिर वर्षा करेंगे, जो हम गुलशन को यूं बर्बाद करेंगे। परत ओज़ोन की भी क्षीण होगी, हजारों लोग फिर घेरा करेंगे। परत ओज़ोन की भी क्षीण होगी, हजारों लोग फिर घेरा करेंगे। रसायन जो घुले हैं नीर में वो जहर पानी में ही घोला करेंगे। रसायन जो घुले हैं नीर में वो जहर पानी में ही घोला करेंगे। उठेंगे भाप बनकर कर्ज हवा में, जमीन पर अम्ल की वर्षा करेंगे। उठेंगे भाप बनकर कर्ज हवा में, जमीन पर अम्ल की वर्षा करेंगे। बिगड़ जाएगा मौसम चक्र सारा, समय रहते नागर परवाह करेंगे। बिगड़ जाएगा मौसम चक्र सारा, समय रहते नागर परवाह करेंगे। कहाँ से मेघ फिर वर्षा करेंगे, जो हम गुलशन को यूं बर्बाद करेंगे। कहाँ से मेघ फिर वर्षा करेंगे, जो हम गुलशन को यूं बर्बाद करेंगे। उजाड़े अब ना जंगल अगर हम, हमारी ये सदा रक्षा करेंगे। उजाड़े अब ना जंगल अगर हम, हमारी ये सदा रक्षा करेंगे। लगाए पेड़ इतने हम धरा पर, उमड़ कर मेघ भी वर्षा करेंगे। लगाए पेड़ इतने हम धरा पर, उमड़ कर मेघ फिर वर्षा करेंगे। उमड़ कर मेघ फिर वर्षा करेंगे। उमड़ कर मेघ फिर वर्षा करेंगे। तो लास्ट में मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार बाल विंग की प्रदेश अध्यक्ष, मेरे हस्बैंड स्वर्गीय दीपक बिष्ट जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे। जैसे कि आज राजभवन का स्थापना दिवस है और वो ना रहने के कारण मैं उनका ये कार्यक्रम कर रही हूँ। आप सभी का धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का, सर का सभी का धन्यवाद। ये कार्यक्रम जब होगा ये कार्यक्रम मैं ही करूँगी। थैंक यू। आओ आगे को।
कार्यक्रम के चरण को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथि जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। गिरीश रंजन तिवारी जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध इतिहासविद, पत्रकार और कई विषयों के विशेष ज्ञाता हैं। और उसके अलावा ताल चैनल का, जो यहाँ का स्थानीय चैनलों में सबसे सुप्रसिद्ध और एकमात्र चैनल के निदेशक रहे, और उन्होंने उस चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ की संस्कृति, धर्म, समाज का विशेष प्रस्तुतिकरण किया अपने चैनल के माध्यम से। और उनका आकस्मिक निधन हो गया, ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी ने उस मुहिम को छोड़ा नहीं। दीपक बिष्ट जी ने यहाँ पर नैनीताल का जन्मदिन जो यहाँ नैनीताल में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, उसको मनाया। और इस साल उस कार्यक्रम को ही उन्होंने यथावत पूरे परंपरागत तरीके से उसको मनाया। और दूसरा कार्यक्रम वो चिकित्सालय संबंधी, जो राज्य चिकित्सा कार्यक्रम के तहत बीडी मांडी हॉस्पिटल में क्या करते थे, बीडी मांडी हॉस्पिटल की स्थापना के उपलक्ष्य में। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारे नैनीताल में राजभवन स्थित है और जो हमारे नैनीताल की शान है, उस राजभवन की स्थापना का दिवस। क्योंकि राजभवन की जो बुनियाद रखी गई थी आज 27 अप्रैल, आज ही के दिन 127 साल पहले रखी गई थी। और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। बच्चों, आप लोग गए हो राजभवन? क्योंकि राजभवन गए हैं आप लोग कहीं हैं? तो कैसा लगता है? ठीक लगता है? हाँ। तो लेकिन उसको तुमको ऐसा लगता हो कि जैसे हमारे भारत की जितनी भी अन्य जो परंपरागत भवन है उससे अलग हट करके है। और अलग हट करके क्यों है? क्योंकि वो अंग्रेजी शासनकाल में बना, तो अंग्रेज़ों ने उसको अपनी आर्किटेक्ट के हिसाब से अपेक्षा। और इस राजभवन को यहाँ पर बनाने से पहले कई जगह पहले यहाँ स्टोनले में एक बार 1862 में स्टोनले में बनाया गया। उसके बाद उसको जहाँ ओल्ड गवर्नमेंट हाउस कहा जाता है, उसको अभी भी शेर का डांडा वाली पहाड़ी में माल्डन कॉटेज में बनाया गया। और वहाँ भूस्खलन से वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो फिर उसके बाद फाइनली यहाँ जहाँ वर्तमान में राजभवन है, वहाँ पर उस राजभवन की स्थापना की गई। और ये राजभवन जो बनाया गया वो उस समय इंग्लिश टाइम का संयुक्त प्रांत कहलाता था। संयुक्त प्रांत का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, पूरा हमारा उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, ये अवध, मतलब यहाँ लखनऊ, सारा संयुक्त प्रांत में आता था। उसका दूसरा नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत भी कहते थे। तो उसके जो गवर्नर होते थे वो यहाँ निवास करते थे और यहाँ से पूरे उस संयुक्त प्रांत का संचालन करते थे। और इसी उद्देश्य को यहाँ पर इसको बनाया गया। और इसके जो आर्किटेक्चर थे, मतलब जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया, और उसके बाद जो इंजीनियर थे वो सब इंग्लैंड के ही थे, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से उसकी रचना की। और उस राजभवन की जो भवन और वास्तुकला की जो विविधता है वो तो दर्शनीय है ही। उसके अलावा जो राजभवन उस क्षेत्र में स्थित है उसमें भी कम से कम जिस जंगल में वो फैला हुआ है, तो 200 हेक्टेयर एरिया का उसमें पूरा वो है, पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ है। और एक वन रक्षक अपॉइंटेड है उसमें, वन विभाग की ओर से, जो कि उसकी देखभाल करता है। और जैव विविधता किसको कहते हैं? थोड़ा आप लोग विद्यार्थी हो तो थोड़ा आपस में विचार विनिमय भी होना चाहिए। जैव विविधता के बारे में सुना है? बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं।
हैं? हाँ बताओ बताओ, कौन सी सीरियल आ रहा है? भी है, बुरांस भी है, तिलौंज भी है, देवदार भी है, अयार भी है, और उसके अलावा नाना प्रकार की झाड़ी सालू के, और जैव में उसके अलावा ये तो सब क्या हुई, वनस्पतियाँ हुई, ठीक है। जीव में और क्या आता है इसके अलावा, वनस्पति के अलावा? विद्यार्थी हैं तो थोड़ा मतलब तब आप मतलब मन में लगेगा ना कि आपको यहाँ पर क्या है। जीव में और क्या आता है वनस्पति के अलावा? खाली पेड़ पौधे आते हैं, बहुत मात्रा में हैं। और ये लियोपर्ड मतलब तेंदुआ वहाँ है, कभी कभी वहाँ भालू और ये गुलदार के भी दर्शन होते हैं। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ पर, कम से कम अब जो बर्ड वाचर्स जो होते हैं उन्होंने कम से कम 100 प्रकार की पक्षियों का वहाँ पर पता लगाया है। तो मतलब एक देखने लायक स्थान है। उसके अलावा और महत्वपूर्ण क्या है, तो कौन कह रहा था, हम गए थे वहाँ राजभवन में, कौन गए थे? कौन गया था वहाँ राजभवन में? हाँ तो एक तो राजभवन का भवन है, दूसरा वन है जिसमें जैव विविधता है, तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वहाँ? बिल्कुल जो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है जहाँ जो वहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, बैठो। गोल्फ कोर्स, गोल्फ का नाम सुना है? गोल्फ एक स्पोर्ट्स होता है, तो गोल्फ कोर्स जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स है, जो यहाँ पर खेलने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। तो वो भी एक वहाँ का बड़ा भारी आकर्षण है। तो इस प्रकार से जो राजभवन जो है वो हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि जो नैनीताल जो है, नैनीताल जो भगवती नैना देवी के नाम पर जो हमारा नगर स्थित है, उस नगर की शोभा तो इस झील से है ही। तो झील हम पूरी उसकी शोभा बढ़ाती है, चारों ओर हरियाली उसकी शोभा बढ़ाती है। तो उसकी शोभा में और अभिवृद्धि करता है हमारा वो राजभवन, जिसका हम आज नींव धारण दिवस मना रहे हैं। 27 अप्रैल 1897 से आज 127वां ये उसका दिन है। और इस प्रकार से जो मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बताई, उसके अलावा और लोग भी जो यहाँ पर जानकार होंगे वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के एक छात्र को मंच पे आमंत्रित करूंगी, जो राजभवन के विषय में अपने जो उसे जानकारी प्राप्त है वो अभी आप सभी के सम्मुख अपनी जानकारी को वितरित करेगा। मैं भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में छात्र हूँ। आज मैं राजभवन के 127वें दिन के उपलक्ष्य पर मैं यहाँ पे अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। अंग्रेजों द्वारा नैनीताल में राजभवन की स्थापना उत्तर पश्चिमी प्रांत के राज्यपाल के निवास के रूप में की गई थी। वर्तमान में राजभवन उत्तराखंड के राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह बरनाला जी का आधिकारिक आवास है। राजभवन परिसर में सुंदर बगीचे, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल आदि चीजें हैं। गवर्नर हाउस का निर्माण इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस में तर्ज किया गया था, जिसमें 113 कमरे। राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 में रखी गई थी। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की आयोजक शालिनी और मेरे साथ के सभी पत्रकार बंधु, यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी, आज जो ये राजभवन का जन्मदिन मनाने की प्रथा हमारे मित्र दीपक बिष्ट ने शुरू की थी। आवाज़ आ रही है सिर्फ, ऐसी भी आ रही है, शुरू की थी। और मुझे याद है कितने सालों तक 24-25 तारीख के बाद से उनका फ़ोन आने लगता था कि दाजू वो 27 तारीख को वो है, पहुंचना है, आपने आना है, ज़रूर आना है। वो यहीं का नहीं, बीडी पांडे का भी बर्थडे मनाते थे, नैनीताल का भी बर्थडे मनाते थे। और आकस्मिक हमारे बीच से चले गए, बड़े हमारे सबके लिए अफसोस की बात रही। लेकिन एक छोटी सी खुशी की बात आज मुझे यहाँ पर ये लगी कि उनके जाने के बाद जब भी शालिनी के मुंह से मैंने दीपक का नाम सुना, वो आंसुओं के साथ सुना था। आज पहली बार इसको मैंने यहाँ पर हंसते हुए देखा और खुश देखा, प्रसन्न देखा।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये उस चीज़ से धीरे धीरे उभर करके और उसकी परंपराओं को यहाँ पर जो जीवित रखने का काम जो कर रही है शालिनी, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये तुम्हारे लिए एक बधाई की भी बात है। आज जैसा कि यहाँ पर चर्चा हो रही है कि 127वां स्थापना दिवस जो जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी राजभवन के बनाने की, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज राजभवन को जिस दिन प्रारंभ हुआ था उसके 125 साल भी पूरे हुए, तो 125 साल पूरे हुए हैं आज राजभवन में जिस दिन से कार्य प्रारंभ हुआ था उसको। ये 125 साल आज पूरे हो गए हैं उसको, क्योंकि उसका हस्तांतरण भी अप्रैल के माह में ही हुआ था पूर्ण होने के बाद। तो इसके निर्माण को लेकर के बहुत सारी सी चर्चाएं हम देखने में आती रहती हैं, सुनने में आती रहती हैं। उससे संबंधित 2-3 छोटी छोटी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो इसका निर्माण हुआ है यहाँ पर, ये गौथिक शैली में इसका निर्माण किया गया बताया जाता है। तो गौथिक शैली क्या रही? गौथिक शैली यूरोप से इस शैली का उदय हुआ था और वहाँ मध्यकाल में गौथिक शैली जो है एक तरह की जनजाति वहाँ पर हुआ करती थी, जिसे माना जाता था कि बड़ी बर्बर किस्म के लोग हैं और उन्होंने बड़ी यूरोप की जो सभ्यता है उसको तहस नहस करने में उन्होंने बड़ा उनका रोल रहा है। जिस समय ये गौथिक शैली चर्चा में आई और ये इसको एक नाम दिया गया कि गौथिक शैली है, वो उसके 400-500 साल बाद ये नाम आया। ये नाम शुरू से गौथिक शैली नहीं था, ये नाम बहुत बाद में आया, जबकि गौथिक शैली से आधारित भवन बनने शुरू हो गए थे। जब बहुत सालों तक कोई चीज़ हमें शुरू में बड़ी अच्छी लगती है, बाद में धीरे धीरे हमारा मन उससे उबने लगता है, तो शुरू में जब ये शैली के भवन आए बनने लगे तो बहुत बड़े बड़े भवन होते थे, बड़ी ऊंची मीनारें होती थीं, इसके अंदर ग्लास का वर्क बहुत ज़्यादा होता था, सीढ़ियाँ बड़ी चौड़ी चौड़ी महलनुमा होते थे। 500-700 साल तक जब ये शैली चलती रही तो धीरे धीरे वास्तुकार इससे थोड़ा सा उबने जैसा लगे, और जब वो इससे उबने लगे तो उन्होंने एक नई शैली विकसित करी। और जो नई शैली उन्होंने विकसित की वो तो नियो क्लासिकल शैली कहलाती है। नियो क्लासिकल शैली के भवन बनने शुरू हुए 17वीं शताब्दी में। तो नियो क्लासिकल शैली गौथिक शैली के खिलाफत में आई थी। इस शैली से उब गए जब, तो उन्होंने नई शैली, तो जो नई शैली आई उस शैली से जो प्रसिद्ध भवन इस दुनिया में बने उनमें से एक था बकिंगम पैलेस और एक है व्हाइट हाउस। तो वो दोनों जो हैं, जो इसे एक मिथ कहूँगा मैं कि बकिंगम पैलेस की प्रतिकृति है। ये बकिंगम पैलेस की प्रतिकृति नहीं है, बल्कि एक बालमोरल पैलेस है स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में। वो वहाँ की महारानी का गर्मियों का आवास है, ये हूबहू उसकी प्रतिकृति है। और जो ये शैली है, निर्माण की शैली भी ये जो है बालमोरल शैली है, गौथिक बालमोरल शैली है। उस शैली पर इसका निर्माण किया गया। इस शैली की खास बात क्या होती थी कि वही चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ, शीशों का बहुत सा काम और बड़े ऊंचे मेहराब, और सबसे बड़ी बात इसकी छत में जो है शंकु के कार की छतें बनी होती थी, उल्टे पिरामिड के स्टाइल की छतें बनी होती थी। अब अगर हम यहाँ के राजभवन में देखें तो वो छतें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी वजह यह है कि जब शुरू में राजभवन बना था, अगर आप इसकी पुरानी फ़ोटो को देखोगे तो आपको वही दिखेंगी। वो बाद में एक बार आग लग गई थी इसमें, तो उस समय इसकी छतों का जब पुनर्निर्माण हुआ तो शंकु के आकार की जो छतें थीं वो हटा दी गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी शैली को लेकर के एक तरह का कन्फ्यूजन जैसा कभी कभी हो जाता है कि ये कौन सी शैली की छतें रही होंगी और क्या कौन सी शैली का ये निर्माण इसका रहा होगा। और ख़ास बात यह है कि जो इसका वास्तुकार थे, जो स्टीवेंस, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भारत में बनाई, जिनमें से हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं वो तो सब जानते ही। उन्होंने तो इस पर कई बार स्टोरी भी की है, लेख भी लिखे हैं कि उन्होंने मुंबई का जो छत्रपति जो रेलवे स्टेशन है CST जो है, पहले उसे विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, वो पहली बिल्डिंग थी जो उन्होंने बनाई थी। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनाई, फिर उन्होंने कुछ चर्च बनाए और उसके बाद एक आध राजाओं के महल भी उन्होंने डिज़ाइन किए। तो उसके बाद उन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस शैली की कि गौथिक शैली तो है ही है अपने आप में, बालमोरल गौथिक शैली है, लेकिन इसमें हमेशा लोकल शैली का एक फ्यूजन रहता है। फ्यूजन का मतलब यह है कि उसमें जो लोकल आर्किटेक्चर होता है उसको भी शामिल किया जाता है। तो जो यहाँ का राजभवन है इसमें भी लोकल शैली को शामिल किया गया है। जब ये शुरू में बना था तो इसकी छत जो है स्लेटों की छत थी, या इसमें अलसी के तेल का बहुत प्रयोग किया गया, या इसमें उड़द की दाल का या गुड़ का या इस तरह की पारंपरिक चीज़ें जो हमारे यहाँ निर्माण में उस दौर में प्रयुक्त होती थी उनका भी बहुत प्रयोग किया गया। ओड़ा सीना एक गांव है, यहाँ बेताल घाट रोड में पड़ता है, गर्म पानी से आगे जा कर के। वहाँ के जो भवन बनाने वाले लोग थे वो पत्थर और लकड़ी का बहुत ही बेहतरीन काम करते थे। उन्होंने इतना बढ़िया बेहतरीन काम लकड़ी का किया कि वहाँ के जो राजमिस्त्री थे उनका नाम बदल के उनको राजमिस्त्री के बजाय देवशिल्पी कहना शुरू कर दिया गया। तो ये निर्माण जो है केवल
आर्किटेक्चर इसका ब्रिटेन का ज़रूर है, लेकिन इसे बनाने में भारत के जो कामगार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो ओड़ा शिल्पी के इसमें राजमिस्त्री लगे, पंजाब से आए हुए इसमें कारीगर लगे, जो कि जिन्होंने लकड़ी का काम, जिन लोगों ने किया, जो वहाँ के रामगढ़िया सिख थे, उन्होंने लकड़ी का काम किया इसमें, और अलग अलग जगह से, आगरा से कोई लोग आए, उन्होंने इसमें काम किया। तो इसका निर्माण शैली वो है, लेकिन कर्मकार सारे के सारे भारतीय इसमें शामिल रहे। और ये खास बात है कि जो रामगढ़िया सिख थे वो करीब 2 साल तक यहाँ रहे, लकड़ी का सारा काम उन्होंने किया। और जब लकड़ी का काम कर रहे थे, 2 साल यहाँ रहे, तो उस दौरान उन्होंने छोटा सा गुरुद्वारा बना लिया वहाँ पर। और बाद में वही गुरुद्वारा तलीताल में, फिर मल्लीताल बाजार में, और फिर आखिर को फाइनली 1947 में जहाँ पर इस समय है, यहाँ स्थापित किया गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नैनीताल का पहला जो गुरुद्वारा था वो भी इसी राजभवन परिसर में स्थित था। और इसे देख के जो हमें प्रेरणा एक बात की हम ले सकते हैं कि देखिए 2 साल के अंदर इसका निर्माण हुआ, उसमें 2 बार जाड़ों का मौसम आया। वो समय था जब 6-6 महीने नैनीताल में बर्फ़ पड़ रही थी, 4-4, 5-5 फीट की। नैनीताल आने के लिए प्रॉपर सड़कें नहीं थीं, गाड़ियों का उचित व्यवस्था नहीं थी, साधन नहीं थे। तो कैसे इतना मटेरियल लाए होंगे, कैसे इतना भारी भरकम सामान उस जगह तक पहुंचाया गया होगा, और कैसे 2 साल के अंदर इतने बड़े भवन का निर्माण कर लिया गया होगा, ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा इसको देख करके हमें मिलती है। और ये छोटी छोटी कुछ बातें इससे जुड़ी आपसे शेयर करना चाहता था। और फिर से मैं इस आयोजन के लिए शालिनी और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जानकारी दी, तो इस विषय में सभी बच्चे थोड़ा इंटरनेट के माध्यम से सीखेंगे और नई जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं मैम को मंच पे आमंत्रित करती हूँ आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए। आइए का धन्यवाद करती हूँ। सर ने बहुत अच्छा बोला, वाले सर ने भी बहुत अच्छा बोला। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केक काटने का कार्यक्रम स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। सर भी मुझे जी, सैनिक स्कूल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा संचालन किया मैडम जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर प्लीज़ के हैप्पी बर्थडे राजभवन 127 वाला मेरा दीपक बिष्ट जी विशेष जी जी। हैप्पी बर्थडे टू राजभवन। दीपक की कर दीजिए, दीपक के नाम से। दीपक आप बोलो ताल ताल ताल।
बोलो।